अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। जो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है कि हम MCQs को सॉल्व करेंगे। चैप्टर होलोज़ोइक न्यूट्रिशन जो है, इस होलोज़ोइक न्यूट्रिशंस की जो एक्सरसाइज है इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं वी हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन डज़ नॉट इंक्लूड दिस, कि जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं होती। हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो होता है उसमें सबसे पहले होती है इंजेक्शन, जिसमें आप खाना या फूड अपनी बॉडी के अंदर लाते हो। फिर इंजेक्शन के बाद इसकी होती है डाइजेशन, डाइजेशन के बाद उस खाने की होती है एब्जॉर्प्शन, खाने के एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी हो जाती है एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद उसकी हो जाती है रिमूवल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो न्यूट्रिशन में नहीं होती। खाना आप इनटेक करते हो, बिल्कुल ये है न्यूट्रिशन का पार्ट है। ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड भी न्यूट्रिशन का पार्ट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फूड का जिक्र नहीं है, न्यूट्रिएंट्स का जिक्र है। और रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड भी उसका पार्ट है। तो आई वुड गो विद दिस, क्योंकि हमने फूड के बारे में पढ़ा है। फूड में ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स होते हैं और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, बाकी भी हर चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, सो आई वुड गो विद के जो आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होती, बाकी सब काम होते हैं। सो दिस इज़ द सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। केमिकल्स प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड आर, वो कौन से केमिकल्स हैं जो खाने की डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो क्या हार्मोन्स हैं, क्या वो HCl है, या वो नन ऑफ दीज है, या एंजाइम्स हैं, या दोनों है। तो आई वुड गो विद बोथ A एंड B। क्या हार्मोन्स का भी रोल होता है, हमने कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में पढ़ा था, हमने गैस्ट्रिन के बारे में पढ़ा था, हमने सिक्रेटिन के बारे में पढ़ा था। ये सारी हार्मोन्स होती हैं जिनका डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल है, और एंजाइम्स का भी है। तो आई वुड गो विद बोथ A एंड B। ठीक है, थीकोडोन का मतलब क्या आता है। कह रहे हैं थीकोडोन रेफर टू प्रेजेंस ऑफ 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम, या ऑल अलाइक टीथ, शार्प टीथ एंड एम्बेडेड टीथ। तो थीकोडोन का मतलब होता है कि आपके दांत जो है ना, दे आर एम्बेडेड इन अ सॉकेट। इस कंडीशन को हम कहते हैं थीकोडोंट। और जो ये 2 सेट्स होते हैं इसको हम कहते हैं डायफाइडोंट। अगर दो सेट्स आते हैं ना इंसान की लाइफ में दांत के, इस कंडीशन को कहते हैं हम डायफाइडोंट। और जो शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं इसका कोई ख़ास नाम नहीं है। ऑल अलाइक टीथ का भी कोई ख़ास नहीं है। हाँ, दांत जो होते हैं वो सब एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, इसका भी एक अलग नाम होता है। ठीक है, मुझे फ़िलहाल नाम याद नहीं आ रहा, बट वो होता है। तो एम्बेडेड टीथ का हम कहते हैं थीकोडोन की कंडीशन। जो डाइजेशन जो प्लेन एरिया के अंदर होती है वो बोथ इंट्रा सेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है। ठीक है, तो आई वुड गो विद बोथ A एंड B के इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होती हैं। तो बोथ A एंड B करेक्ट ऑप्शन है। मिल्क टीथ कितने होते हैं। जो पहला सेट होता है मिल्क टीथ, उसको मिल्क टीथ कहते हैं या डेसिडुअस टीथ कहते हैं, और इसमें 20 दांत होते हैं। अगर आपसे पूछे कि उन 20 दांत में कौन से दांत शामिल नहीं होते, तो आपके मोलर्स नहीं होते। मोलर जो 12 दांत होते हैं ना, वो आपके मिल्क टीथ में डेवलप नहीं होते। टीथ जो होते हैं जो हम कटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो इंसाइजर होते हैं। इंसाइजर जो होते हैं कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। कैनाइन जो होते हैं ये टीयरिंग के लिए यूज़ होते हैं, और ठीक है टीयरिंग के लिए। प्री मोलर्स और मोलर्स ये ग्राइंडिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। कह रहे हैं पार्ट ऑफ गट, गट का वो कौन सा पार्ट है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है। मैंने कहा था कि आपकी नोज़ यानी नेज़ल कैविटी और आपके मुंह यानी कि माउथ की कैविटी से जो चीज़ें आती हैं वो डायरेक्टली एक ही कॉमन चीज़ के अंदर चली जाती हैं, जिसको आप फेरिंग्स कहते हो। फिर फेरिंग्स के बाद वो चीज़ आपके ट्रेकिया के अंदर भी जा सकती है, और आपके एसोफेगस के अंदर जाके वो आपके पेट पे में भी जा सकती है। ठीक है, तो जो आपका फेरिंग्स होता है उसमें दोनों काम हो रहे होते हैं, रिस्पायरेटरी भी और डाइजेस्टिव भी। तो फेरिंग्स इज द करेक्ट ऑप्शन। स्लेवरी ग्लैंड जो हमारी ओरल कैविटी में होते हैं वो कितने होते हैं। 3 स्लेवरी ग्लैंड होते हैं। एक पैरोटिड होता है, ठीक है, पैरोटिड होता है, एक सबलिंगुअल होता है, और एक सबमेंडिबुलर होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो 3 ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है। कि रुगाए जो होते हैं क्या है वो किसके अंदर होते हैं। रुगाए आपके होते हैं स्टमक के अंदर। और ये होता क्या है यार, आपकी जो एक म्यूकोसा की लेयर है ना अंदर वाली, ठीक है, आपके पेट के अंदर जो म्यूकोसा की लेयर है, उस म्यूकोसा में एक मस्कुलरिस म्यूकोसा होती है। ये क्या होती है, मस्कुलरिस म्यूकोसा। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, उसके अंदर फोल्डिंग्स आ जाती हैं, जिनको आप रुगाए कहते हो। तो वो स्टमक के अंदर होता है। BMI अवर 30 kg पर मीटर स्क्वायर इज़ कंसीडर्ड एज, अगर आपका BMI जो है वो 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। मैंने ओबेसिटी में पढ़ाया था कि ऐसी कंडीशन जिसमें 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा आपका BMI हो जाए, इसको हम ओबेसिटी कहते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक, और जिसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, और आई गेस आपको ये MCQ समझ में आ गए होंगे। और बस ये है कि समरी ज़रूर रीड किया करें MCQs के लिए, और चैप्टर रीड करेंगे तो दैट विल बी बेस्ट। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।